हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एक फियोलॉजिकल चैप्टर जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी फूड के बारे में। तो सब आपको पता ही होगा, जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट कैसे, आज यही तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसको ज़रा साइड में रखते हैं और समझते हैं कि जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिसे कि हमारी बॉडी सिंपल या फिर एब्जॉर्प्शनल फॉर्म के अंदर तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद ये कंपाउंड्स कुछ मैक्रो या फिर माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स जो कि मैक्रो के अंदर आते हैं, एंड विटामिन, मिनरल्स, H2O जो कि माइक्रो के अंदर आते हैं। बट याद रखना, ये प्रोटेक्टिव होते हैं, जब भी इनको माइक्रो बोला गया है। चलो, ये तो बातें हो गई। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन को, मतलब डाइजेशन सिस्टम को। डाइजेशन सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती है, एलिमेंट्री कैनाल्स और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल, अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे पास नोज़ होता है और माउथ होता है। नोज़ से आप सबको पता है ब्रीथिंग करते हैं, मतलब कि एयर अंदर जाती है, और माउथ से हम खाना खाते हैं, तो फूड अंदर जाता होगा। या यू राइट। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो माउथ वाली पाइप है और जो नोज़ वाली पाइप है वो एक ही लोकेशन पर लोकेट होती है, जिससे कि हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है नोज़ और माउथ के लिए। अगर हम देखें तो जो नोज़ से आने वाली पाइप है वो आगे जाके एल्वेलाई एंड लंग्स के अंदर चली जाती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये आगे जाके हमारे इसोफेगस बनाती है। अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो ये कॉमन पैसेज तो है ही, बट ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम भी करता है। अगर हम देखें तो इनके पास कुछ यहाँ से ट्यूब लाइक प्रोजेक्शंस लगे होते हैं जो कि यहाँ जाने से और यहाँ जाने से प्रोटेक्ट करते हैं। जो फूड है वो हमारे पाइप में जाता है इसोफेगस में, जिसके ऊपर लगा होता है गलट, और जो कि हमारा नोज से जाता है उसके ऊपर लगा होता है ग्लोटिस, और इसको कवर करने के लिए एपिग्लोटिस लगा होता है। जब भी तो कहा जाता है कि जब खाना खाएं तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना मुंह से जाता है, और अगर आप खाएंगे तो यही आपका एपिग्लोटिस खुल सकता है, जिससे कि जो आपका फूड है वो ग्लोटिस में जा सकता है, मतलब कि अपने जो एयर वाली पाइप है उधर जा सकता है। ओके, अगर नीचे आए तो हमारा ये होता है स्टमक, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो जो स्टमक है उसके 4 टाइप्स होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पेलोरिक। ये जो होते हैं ये सारे के सारे कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, जिससे कि हमारे जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम बात करें तो अगला हमारा यहाँ जो 6 पिंचर आता है उसे कहते हैं पाइलोरिक पिंचर, जिससे कि जो यहाँ फूड आ जाता है वो बैकफ्लो नहीं हो पाता। ओके, फूड स्टमक में जाने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम एक शीट शेप स्ट्रक्चर होता है। आगे वो जेजेनम में जाता है जो कि लॉन्ग कोइल्ड होता है। आगे जाके वो इलियम में जाता है जो कि हाईली कोइल्ड होता है। इलियम में जाके वो लार्ज इंटेस्टाइन में जब एंटर होने वाला होता है तो वो सीकम में जाता है। सीकम में ये जो आपको सारा का सारा दिख रहा है इसे हम कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। ठीक है, तो ये वाला जो कोलोन है इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग कोलोन। और फिर ये आपको एक कर्व दिख रहा होगा छोटा सा, इस कर्व को कहते हैं सिग्मोइड। सिग्मोइड। उसके बाद ये हमारा हो गया रेक्टम, और ये हमारा हो गया एनस। ये बात आप सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। अब हम इसी में देखने वाले हैं अपने कुछ ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बक्कल कैविटी के बारे में, जिसके अंदर हमारे टीथ आते हैं और माउथ आते हैं। तो इसमें हम पहले बात करेंगे
टीथ के बारे में। अगर हम टीथ के बारे में बात करें तो हमारा जो टीथ होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है थीकोडोंट, दूसरा होता है डायोफैगोडोंट और लास्ट होता है हेट्रोडोंट। जो हमारा थीकोडोंट होता है वो हमारा अटैच होता है सॉकेट जो से। मान लीजिए हमारी ये एक टीथ है, अरे सर सपोज यार ये हमारी टीथ है, ठीक है। ये जो हमारा पूरा टीथ है ये बिल्कुल इक्वल पार्ट में ऊपर होगा और इक्वल पार्ट में जाड़ के नीचे होगा। मतलब अगर इतना हमारा दांत है तो इतना क्या होगा हमारा नीचे वाला, ओके राइट। डाइफैकोडोंट वो होते हैं जो लाइफ टाइम में 2 आते हैं। डोंट वरी, अभी बताऊंगी कितने दांत होते हैं जो कि 2 बार आते हैं, ठीक है। अगला लास्ट आते हैं हमारे हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट 4 टाइप के होते हैं, इंसिजर्स, सीजर्स, प्रीमोरल्स एंड मोरल्स। इंसिजर्स हमारे दांत में 2 होते हैं, कैनाइन्स 1 होता है, प्रीमोरल्स 2 होते हैं एंड मोरल्स 3 होते हैं। ओके, इसको समझने से पहले एक बात कर लेते हैं कि जो हमारा हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है, मतलब जो हमारे दांत के ऊपर एक सरफेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसे हम इनेमल कहते हैं, इसी की वजह से हम मैस्कुलेशन कर पाते हैं हमारे फूड का। ओके, आगे देखते हैं हमारे डाइजेशन को। अगर हम डेंटिस्ट को डेंटल फार्मूला अडल्ट्स के लिए अलग होता है और इन्फेंट्स के लिए अलग होता है। इन्फेंट्स का मतलब यहाँ जानिएगा, इन्फेंट्स का मतलब होता है चाइल्ड्स। अडल्ट्स की बात करें तो इसमें 2:1:3 का रेशो होता है, मतलब कि इंसिजर्स 2 होते हैं, सीजर्स 1 होता है, प्रीमोरल्स 2 होते हैं एंड मोरल्स 3 होते हैं। तो ये ऊपर वाले के लिए है, ये नीचे वाले के लिए है। अगर हम इनको 4 करके देखें तो ये 32 हो जाते हैं, मतलब कि 32 दांत, इसलिए कहते हैं 32, ठीक है। तो 32 दांत। इन्फेंट्स में 2:1:2 का रेशो होता है जो कि 20 होता है। मीन्स इंसीजर्स 2 होते हैं, कैनाइन्स 1 होता है, प्रीमोरल्स नहीं होते हैं एंड मोरल्स 2 होते हैं। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, अगर 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12। मतलब कि जो मैंने आपको कहा था कि डाइफैकोडोंट में कि ट्वाइस ऑफ लाइफ टाइम आते हैं दांत, मतलब मोनोडोंट्स हमारे कितने हो गए 12, जो कि सिर्फ हमारे एक ही बार आएंगे, ठीक है, लाइफ टाइम में। ओके, अब हम दोबारा अपने उस पर आ जाते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, हम बक्कल कैविटी पढ़ रहे हैं, हमने टीथ को डन कर लिया है एंड हम आगे बात करने वाले हैं मस्कुलर टंग के बारे में। याद रखिएगा इसमें कोई भी हड्डियाँ नहीं होती है, ये एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का जिसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। ओके, बात करते हैं आगे। तो हम टंग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान ले कि जो ये टंग है वो फ्रीली मूवेबल होती है, मतलब अपने इच्छा अनुसार हम उसे हिला सकते हैं। अगला आ जाता है अटैच टू फ्लोरल ओरल कैविटी बाय द फ्लोरम। हम अपने जीभ को नीचे से टच करिए और देखिए कुछ प्लीज से महसूस होगा, उसे हम फ्लोरम कहते हैं। आगे जो अपर सेक्शन होता है जो कि अपनी जीभ को टच करेंगे ना तो वो कुछ वेवी टाइप का दिखेगा आपको, वेवी टाइप का, वो हमारे पैपिलास होते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं, पर ज़्यादा मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में होते हैं, इसीलिए कहा गया है सम विच बियर्स टेस्ट बर्ड्स। ओके, एक बात और याद रखिएगा, मीठे के लिए भी टेस्ट बर्ड होता है, बट जो हमारा तीखा होता है मतलब चिली, उसके लिए, स्पाइसी के लिए कोई भी हमारे पास टेस्ट बर्ड नहीं होता है, तो वो जनरेट आउट होता है, ठीक है। अभी आपको नहीं जाना है कैसे जनरेट आउट करता है, वो थोड़ा आगे जाके लेवल में हो जाएगा, मैं आपको बात बता दूंगी, बट अभी के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं अपने गट के बारे में, गट ट्रांसफर सेक्शंस। गट ट्रांसफर सेक्शंस, यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, यही क्या है, गट ट्रांसफर सेक्शंस है। इसमें आपको 4 टाइप दिख रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसे ऊपर रखते हैं और पढ़ते हैं फर्स्ट के बारे में, जिसे कि बोलते हैं सिरोसा। जो सिरोसा होता है वो एक मीजोथर्मल लेयर है और ये विसरल ऑर्गन है और ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। बस इतना ही बोला सिरोसा के बारे में, ज़्यादा नहीं है। अगला हमारा आ जाता है मस्कुलैरिस। जो मस्कुलैरिस होता है वो स्मूथ मसल्स होता है और इसकी जो इनर लेयर होती है वो सेलुलर होती है, आउटर लेयर हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है
और ये कुछ कुछ जगह पे इसमें ओपेक मसल्स भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें बोला है कुछ कुछ जगह, सम रीजन्स के अंदर हमारे ओपेक मसल्स होती हैं, सबके अंदर नहीं होती है। ओके, आगे बात करने वाले हैं सब म्यूकोसा के बारे में। तो सब म्यूकोसा कंटेन करती है नर्व्स को, ब्लड वेसल्स को, लिम्फेटिक वेसल्स को, और इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। याद रखना, ड्यूडेनम के अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। दोबारा से सुन लीजिएगा, ड्यूडेनम के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा के अंदर। ओके, लास्ट और पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं गट के अंदर, जिसे कि कहते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा सिक्रीट करता है एक म्यूकस, जिसे कहते हैं गोबलेट सेल्स। क्या कहते हैं, दोबारा रिपीट करिएगा मेरे पीछे, गोबलेट सेल्स। ओके, इसको रखते हैं थोड़ा साइड में और बात करते हैं हमारी इनर लेयरिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे कि कहते हैं, इन सबको तो आप वाकिफ़ होंगे ऑफ कोर्स। ये हमारी लेयर है वेलाई, जो कि स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। ये है रफेज, ये हमारे स्टमक का पार्ट है। इसका भी यहाँ कोई काम नहीं है, इसे थोड़ा मतलब रफली समझ लीजिएगा। ओके, तो हम देखें रफेज आगे जाके ग्रो करती है वेलाई के अंदर। ये वेलाई है, ये जो आपको कर्व शेप दिख रहा है, ये है वेलाई, ये है आर्टरीज, और ये है ब्लू कलर की वेन्स। ये तो आप सबको पता ही होगा। ओके, ये जो वाइट पार्ट है, ये है लैक्टीलियर, जो कि लिम्फेटिक वेसल होता है। और ये जो आपको कर्व दिख रहा है यहाँ, ये इसे कि हम कहते हैं सिस्ट, जो कि इन दोनों के पास आने से बन जाता है। ये है वेलाई और ये है माइक्रोवेलाई। वेलाई और माइक्रोवेलाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वेलाई और माइक्रोवेलाई थोड़ा काम कर, तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, वेलाई के बारे में समझते हैं पहले। वेलाई एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो वेलाई है, ये इस तरह से क्यों बनाई गई है, ये सीधी भी तो हो सकती थी ना, ये इस तरह से इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज़ करना है, क्योंकि जो हमारे पास फूड है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब आउट हो जाए। ओके, आगे देखते हैं माइक्रोवेलाई के लिए। माइक्रोवेलाई एक ब्रश बॉर्डर होता है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो इस पर ये जो मैंने धारियाँ बनाई है, ये हाँ, ये चीज़ होती है हमारी ब्रश बॉर्डर। इसे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस भी कहते हैं। और इससे एक एंजाइम या फिर एक एसिड मान लीजिए जो रिलीज आउट होता है, उसे कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। ये आगे काम आएगा, तो इसे याद कर लीजिएगा और 2-3 बार रिपीट भी कर लीजिएगा। क्या कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस। ओके, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ ओरल कैविटी। आगे हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना एलिमेंट्री कैनाल को, और हम ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप की ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो ये एक एंजाइम रिलीज़ करता है, जिसे कहते हैं सलाइवा। लीवर बाइल को एंजाइम करता है, बाइल जूस तो सुना ही होगा, 9-10 से सुनते आ रहे हैं। ओके, पेनक्रियास हमारे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, और एल्कलिक पेनक्रियाटिक जूस को भी रिलीज़ पेनक्रियास ही करते हैं। ठीक है, आगे हम सबसे पहले इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी ग्लैंड को पढ़ने वाले हैं। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे 3 टाइप के होते हैं। पैराटॉइड, जो कि चिक्स में पाए जाते हैं, मतलब गाल में पाए जाते हैं। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलम, जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। और सब लिंगुअल, जो कि बिलो द टंग होता है, मतलब टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। अगली अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे अपने लीवर के बारे में। तो अगर हम अपनी लीवर की बात करें तो लीवर के अंदर 2 लोब्स होते हैं, लेफ़्ट लोब और राइट लोब, जिसे कि हम लेफ़्ट हिपैटिक लोब्स भी कहते हैं और राइट हिपैटिक लोब्स भी कहते हैं। ये जो लोब्स हैं वो 2 होते हैं, और इससे ये जो हिपैटिक वर्ड है ये लीवर के लिए ही काम में आता है। तो हिपैटिक लोब से हिपैटिक सेल्स बनेगी, ये सिक्रीट करेगी बाइल को और गोल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर आउट हो जाएगी। एक बात याद करिएगा, यहाँ हिपैटिक लोब
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा डिटेल में भी समझते हैं। हेपेटिक लोब्यूल, ये एक स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल यूनिट है लीवर का। याद रखिएगा, लीवर का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हेपेटिक लोब्यूल। ये एक थिन कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि लीवर के ऊपर चढ़ा होता है, उसके ऊपर की साइड पे, और वो होता है ग्लिसन कैप्सूल। ये कोई कैप्सूल नहीं है, ये एक कवरिंग है सिर्फ, जो कि लोब्स के ऊपर या फिर लीवर के ऊपर चढ़ा होता है। ओके, आगे हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड पार्ट के बारे में, जिससे कि या फिर थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जिससे कि हम बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास की बात करने से पहले इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस या फिर पेनक्रियाटिक ड्रग्स कैसे बनती है। ये है हमारी लीवर, ये है गोल ब्लैडर। लीवर में 2 लोब्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। जो लेफ्ट लोब होता है उससे निकलता है हमारा ये वाला ट्यूब, जो राइट लोब होता है उससे निकलती है ये वाली ट्यूब, और ये दोनों की दोनों यहाँ मिल जाती है, जिससे कि हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये हमारा गोल ब्लैडर, और जो गोल ब्लैडर से आने वाली ट्यूब है या फिर डक्ट है उसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, ये दोनों आगे जाके लीवर वाली और गोल ब्लैडर वाली आगे जाके ज्वाइन हो जाती है, जिससे कि हम यहाँ जाके बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। हम जब नीचे आते हैं यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ एक ग्लैंड होता है जिसे कि हम बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास अपनी जो डक्ट लेके आता है उसे बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट। और जब ये वाली डक्ट आगे जाती है और आगे जाके जॉइन आउट होती है, तो एक और डक्ट बना लेती है, जिसे कि बोलते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, और जब जो ये वाली ट्यूब है, जब ये ड्यूडेनम से जाती है, ड्यूडेनम मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ड्यूडेनम से जाके ज्वाइन होती है, जो कि डाइजेशन में काम होती है, और वो उसके ऊपर स्पिंचर लगाता है, जिसे कहते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई। स्पिंचर ऑफ ओडाई। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी फूड के बारे में। तो जो फूड होता है उसे हम डाइजेस्ट करते हैं। कैसे? फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो फूड होता है वो एसिमिलेट हो जाता है, मतलब जो हमारे टिश्यूज़ है वो उसके पास चला जाता है। अब देखिएगा, सब कहते हैं तुमने खाना खा लिया, खाना खा लिया। अरे हमने खाना तो खाया, पर आगे जाके वो खाना किस किस रूप में पहुंचा वो तो ज़रा कभी सोचिएगा। तो आज बताती हूँ। जो फूड है जब वो माउथ से गले में जाता है या फिर स्टमक में जाता है, तो वो जब माउथ में होता है तो फूड में ही होता है, बट जब वो जो फूड च्यूइंग आउट करके और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके आपकी गले के अंदर, इसोफेगस के अंदर वो जब जाता है अपने स्टमक में, तो वो एक और किसी और का रूप ले लेता है, उसे हम बोलते हैं बोलस। और जो बोलस है, फिर जब वो स्टमक से आगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो चर्निंग मूवमेंट करता है, मतलब फूड की क्या होती है, चर्निंग होती है, चर्निंग मूवमेंट, उसे हम बोलते हैं काइम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करना चाहेंगे। 3 टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड हमें अपने चैप्टर में देखने को मिलते हैं, म्यूकस एंड नेक्सल्स, पेप्टिक और चीफ, पैराइटल और ऑक्सेंटिक। म्यूकस एंड नेक्सल से पता ही चल रहा है ये म्यूकस को रिलीज़ करेगा। पेप्टिक और चीफ से पता चल रहा है कि ये पेप्सिनोजन को रिलीज़ करेगा। ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है, देखते इसे एक्टिव कौन करता है, जो जिससे कि ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पैराइटल ऑक्सीटोसिन, ये हमारा HCl को रिलीज़ करता है, ये इंट्रिंसिक होता है, और ये एक फैक्टर को रिलीज़ करता है जो कि विटामिन B12 होता है। अब हमारे पास जो ये HCl है वो 1.8 pH का होता है, जो कि हाईली एसिडिक है या हाईली एसिडिक। तो ये जो पेप्सिनोजन होता है, ये पेप्सिनोजन के पास जाता है, और जो पेप्सिनोजन है फिर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब याद रखिएगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट HCl करता है। आपने कभी सोचा नहीं कि जो HCl इतना है हाईली एसिडिक है, तो इसको हमारा पेट कैसे संभाल लेता है? क्योंकि अगर बाहर से करें, तो हम बाहर कहीं जाएं और इससे इस्तेमाल करें HCl को, वो भी इतना हाई pH के साथ,
तो बहुत मुश्किल है ना। तो समझते हैं ये हमारे स्टमक के अंदर कैसे रहते हैं। तो अगर हम बात करें अपने HCl को, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो उसे प्रोटेक्ट करती है दो चीज़ें। सबसे पहले म्यूकस, चिपचिपी चीज़, जो कि आपको पता ही है, प्रोटेक्ट करता है HCl जो कि एक एसिड होता है, उसे कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस और बाइकार्बोनेट। म्यूकस और बाइकार्बोनेट। ओके, मैंने आपको बताया कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl का यूज़ होता है। आगे भी एक एंजाइम समझेंगे जिसका नाम है पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो कि एक एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम का यूज़ होता है जिसे कि बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, ये जो एंटेरोकाइनेज है ये हेल्प करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए। अभी जो ट्रिप्सिनोजन है ये आगे जाएगा और एक्टिव फॉर्म में अदर एंजाइम को भी एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब जो मैं आपके सामने लाने वाली हूँ वो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट सार। तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा, तो आपको आधे से ज़्यादा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सी टेबल आ गई है। इस टेबल को हमें पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ समझना पड़ेगा। देखिए, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये न्यूक्लिक एसिड्स है, ये फैट है। आपको पता ही होगा ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, पर ये हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ये मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी होती है उनके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिसे कि सिंपलर या एब्जॉर्बर फॉर्म में हमें तोड़ना होता है। ठीक है, तो ये सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म में क्या क्या होते हैं? अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसकी सिंपल फॉर्म ग्लूकोज होती है, प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स होती है, न्यूक्लिक एसिड की शुगर प्लस बेस होता है, और फैट की फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे और किस टाइप में हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं वो हम समझने वाले हैं। माउथ की बात करें, स्टमक की, पैनक्रियास की, सक्सेसर इंटेरिकस की। ये नाम सुना सुना सा लग रहा है क्या? अरे हाँ, बताया तो था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो उसके अंदर माइक्रोवेलाई है, वो एक एंजाइम को रिलीज़ करती है एसिड को, जो कि सक्कस इंटेरिकस होती है। वीडियो को थोड़ा पॉज करके और पीछे जाके देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था सक्कस इंटेरिकस जो है वो माइक्रोवेलाई के अंदर एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस के अंदर पाया जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा यार। आगे अगर हम बात करें अपना कार्बोहाइड्रेट की, तो वो ग्लूकोज में होता है माउथ के अंदर। इसे सलाइवरी अमाइलेज बोला जाता है, पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटिक अमाइलेज। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं किसी और पिक्चर से। ठीक है, हम पहले बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो इन सब को भी हटा दीजिएगा अपनी स्क्रीन से, इस पर ध्यान दीजिएगा। इन 5 डब्बों पे, ये 4 डब्बे हैं, ये हमारे एंजाइम्स हैं, और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे तोड़ेंगे ग्लूकोज के अंदर जिससे कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अपनी कार्बोहाइड्रेट की, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक पॉलीसेक्राइड जो कि स्टार्च की फॉर्म में होता है। माउथ में हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज होता है इसे पचाने के लिए, जो कि सिर्फ 30% ही पचा पाता है। 30% पचाने के बाद ये डाइसेक्राइड्स के अंदर टूट जाता है, जो कि आगे पेनक्रियास के पास चला जाता है, वो उसे तोड़ देता है 70%, और ये फिर पेनक्रियास के पास जाके माल्टोज और लैक्टोज, ये भी 2 एंजाइम होते हैं, ये इसे टूट जाते हैं और ये आगे जाके मोनोसेक्राइड में बदल जाता है, जो कि लास्ट और अंतिम ग्लूकोज में टूट जाता है, और यहाँ से हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, ये हमें क्लियर हो गया। अब आगे जाके हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोटीन के बारे में। तो अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे माउथ के अंदर तो नहीं पाया जाता बेसिकली, तो हमें बात करनी है अपनी सीधा स्टमक से। तो स्टमक से बात करेंगे अगर हम, तो जो प्रोटीन होता है वो स्टमक में पेप्सिन के अंदर पाया जाता है। पेप्सिन इसे आगे जाके कन्वर्ट आउट कर देती है पेप्टोज और फ्रक्टोज के अंदर, जो आगे जाके पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज के अंदर एक्ट करता है और डाईपेप्टाइडेज बना देता है। फिर ये इंटेस्टाइन के अंदर एक्ट करता है, जो कि डाईपेप्टाइडेज के अंदर एक्ट करता है डाईपेप्टेज, और इसे कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड्स का सिंपलर फॉर्म होता है
प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म होता है अमाइनो एसिड, तो इसके अंदर ये कन्वर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो हमारे शुगर और बेस के अंदर टूटते हैं आगे जाके। शुगर और बेस के अंदर माउथ के अंदर कुछ भी नहीं होता, स्टमक के अंदर भी कुछ भी नहीं होता। पेनक्रियास की बात करें तो इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड में टूटते हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के अंदर टूटता है और न्यूक्लियोसाइड लास्ट में जाके शुगर प्लस बेस में टूटते हैं। न्यूक्लियोटेज न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक्ट करता है, ये रहा न्यूक्लियोटेज, और न्यूक्लियोसाइडेज के अंदर ये, और फिर ये दोनों इसे कन्वर्ट करते हैं शुगर प्लस बेस में, जो कि न्यूक्लिक एसिड की सिंपलर फॉर्म होती है। ओके, लास्ट और अंतिम हम बात करने वाले हैं अपने फैट के बारे में, और ये थोड़ा डिटेल में जाएगा यार, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, फैट की फॉर्म होती है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अभी आगे जाकर थोड़ा आपको शौक लगेगा, जो कि मैंने कहा कि ये एब्जॉर्ब हो जाता है, बट थोड़ा झटका रहेगा, आगे जाके सुनिएगा। जो फैट होता है जब हम उसे, ये तो कुछ एंजाइम होते हैं गैस्ट्रिक लिपिड्स, ये थोड़ा बहुत होता है, ये इसे कहा जा कन्वर्ट करता है पैनक्रियाटिक लिपिड में, खुद ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बात करने वाले हैं हम डाई मोनोग्लिसराइड के अंदर पैनक्रियाटिक एक्ट करता है। इसके बाद इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है लिपिड को एक्ट करने के बाद। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मैंने कहा था सिंपलर फॉर्म होते हैं, बट अभी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि ये नहीं होता है, आपको आगे ही पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, या तो सब्र रखिएगा। देखिए हमारे पास देखे जाए तो एब्जॉर्ब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं होता, क्योंकि ये इनसोल्युबल फॉर्म में होता है और इसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मतलब डायरेक्ट ब्लड के अंदर ये नहीं जाता है, टिश्यूज़ के अंदर नहीं जाता है। तो इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये जो है ये आगे जाके हमारे ब्लड के अंदर चला जाए और आगे जाके एब्जॉर्ब हो जाए। बात करें तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं वो मिसल्स के अंदर टूटते हैं। मिसल्स के अंदर कैसे टूटते हैं, ये थोड़े बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, जब इन्हें छोटे छोटे कंपाउंड्स के अंदर तोड़ते हैं तो ये मेस्कुलेशंस करते हैं बाइल के अंदर, और जो कि आगे टूट जाता है। प्रोटीन की एक कोटिंग होती है जिसे कि काइमाइनेज कहते हैं, वो इसके अंदर टूट जाते हैं, आगे जाके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लिपिड वेसल्स के अंदर और ब्लड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कुछ बाइल के बारे में। अभी ये ब्लड के अंदर चला गया ना, अभी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपनी बाइल के बारे में। तो बाइल एक तरह का पिगमेंट होता है और इसे बाइल सोल्ट भी कहते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और फॉस्फोलिपिड भी होता है, बट याद रखिएगा इसके अंदर ये सब होने के बजाय इसके अंदर कमी भी होती है, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, हम बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। अगर हम देखें तो हमारा एब्जॉर्प्शन 3 टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन सब के अंदर जो एनर्जी है उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंपल डिफ्यूज़न के अंदर देखें तो एनर्जी का कोई भी काम नहीं होता, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी काम नहीं होता, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ होती है। इन सब में एक बात कॉमन है, ग्लूकोज भी आता है, अमाइनो एसिड भी आता है, ये जो ए है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ए मतलब अमाइनो एसिड्स भी आता है। यहाँ ये जो लास्ट पॉइंट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। सिंपल डिफ्यूज़न के अंदर Cl नेगेटिव आयंस का यूज़ होता है, क्लोराइड नेगेटिव आयंस का यूज़ होता है, और जो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर कैरियर प्रोटीन का यूज़ होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर Na+ आयंस का यूज़ होता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन के अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एंजाइम जो एनर्जी होती है वो यूज़ में आती है, सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज़ में नहीं आती। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं हम अपने एब्जॉर्प्शंस के ग्लैंड्स के ऊपर। एब्जॉर्प्शन माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, बट इसके अंदर एक सर्टेन डक्ट्स के लिए होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर, सिंपल शुगर या फिर अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो हमने इतना बड़ा, अभी ये मैंने आपको दिखाया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये पूरा सारा ये सब एब्जॉर्ब होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो छोटी मोटी चीज़ हो जाती है वो, जैसे कि वाटर, मिनरल्स और कुछ डक्ट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ। अब खाना एब्जॉर्ब हो चुका है। खाना एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है तो पता ही है, या
एसिमिलेशन, मतलब जो अनअब्जॉर्ब फूड है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो एसिमिलेशन है मतलब वो जो एब्जॉर्ब फूड नहीं हुआ, एसिमिलेशन का मतलब ये होता है जो एब्जॉर्ब फूड नहीं हुआ, जो टिश्यूज में नहीं बदला, जो ब्लड में नहीं गया, वो डिसफेक्टेड हो जाता है और हमारे बॉडी से जो अनअब्जॉर्ब फूड है वो गोज आउट हो जाता है, मतलब रिलीज़ हो जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला था, बट एनसीईआरटी ने कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ दी थी जो हमारी डेली लाइफ में कभी कभी हो जाती है हमारे साथ, तो उसे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारे पास आते हैं लास्ट 3-4 टॉपिक्स बचे हैं हमारे पास। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पढ़ लिया डाइजेस्टिव कैसे होता है, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, ग्लैंड्स कौन से होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, और कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो इसे पचा लेते हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है डिसऑर्डर्स के बारे में। तो हमारे पास एनसीईआरटी में 5 डिसऑर्डर्स है, इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। हम पहले बात करते हैं जॉन्डिस के बारे में, जिसे कि पीलिया कहते हैं। इसमें लीवर जो है वो अफेक्ट हो जाता है। कैसे? जो बाइल पिगमेंट है वो डिपोजिशन हो जाती है। बाइल पिगमेंट की जैसी डिपोजिशन हो जाएगी, जो हमारा स्किन है और आइज़ है वो हमारे येलोइश कलर की हो जाएंगी, येलोइश। इससे लीवर अफेक्ट होता है, दोबारा सुनिएगा, लीवर अफेक्ट होता है। बाइल पैनक्रियाटिक बाइल पिगमेंट डिपोजिशन हो जाती है, जिससे कि स्किन एंड आइज़ का जो कलर है वो येलो हो जाता है। ठीक है, पहले हमारा ये हो गया। दूसरा पढ़ने वाला है वोमेटिंग। वोमेटिंग तो भाई सबको पता ही होगा, कभी ना कभी तो आई होगी यार। ठीक है, सफ़र करते हुए तो हमेशा आती है ट्रैवलिंग में, मुझे तो बस में आती है। आगे देखते हैं। वोमेटिंग हमारा फर्स्ट नोज़िया की फीलिंग होता है, मतलब घबराहट होने लग जाती है। ठीक है, जो स्टमक है वो इजेक्शन करता है, मतलब स्टमक अपने अंदर जो खाना पचा लिया था उसे बाहर भेजता है। ठीक है, जो कि माउथ से बाहर आता है। इसका वोमेटिंग सेंटर कहाँ होता है? मेड्यूला में। मेड्यूला कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में। ठीक है, इसका जो कंट्रोल होता है ये एक रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, मतलब ये बता के नहीं आता यार। ठीक है, ये एक रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, मतलब फटाक से हो जाता है। जैसे कि हम गर्म दूध को जब छूते हैं, मतलब अगर दूध गर्म हो रहा हो और हम उसे छुएं तो एकदम से हमारा हाथ दूर हट जाता है ना, तो उसे रिफ्लेक्स सेक्शन कहते हैं, मतलब एक ऐसा एक्शन जो फास्टली होता है। ठीक, अब हम थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है डायरिया। इसके अंदर लूज मोशंस हो जाते हैं और जो फूड है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। इसके अंदर जो फीसिस है वो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर आने लग जाती है और इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है और जो ब्लो मूवमेंट एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होने लग जाती है। लास्ट है हमारा कॉन्स्टिपेशन। इसके अंदर भी बाउल इरिगेशन मूवमेंट होता है, फीसिस जो है रिटेन नहीं कर पाती है और कॉलोन में ही अटकी रहती है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लास्ट होता है हमारा इनडाइजेशन। इनडाइजेशन भी क्या होता है? जो फूड है वो हमारी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हमें ब्लॉटिंग जैसी फीलिंग होती है। और इसके रीजंस क्या क्या होते हैं? या तो इनएक्वायर्ड एंजाइम सीक्रेट हो जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ओवर ईटिंग हो जाती है, और स्पाइसी फूड जब खा लेते हैं। बात करने वाले हैं जो कि है PEM। थोड़ा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा। ठीक है, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन एंड फूड कैलोरीज। मतलब इसके अंदर ना यार थोड़ा स्प्रेड आउट हो गया था, मतलब फूड की जो तंगी होती है ना वो हो गई थी। कहाँ कहाँ हुई थी? फूड की तंगी नहीं, मतलब प्रोटीन्स और कैलोरीज की तंगी हो गई थी। ठीक है, कहाँ कहाँ हुई थी? कंट्रीज़ का नाम देख लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अफ्रीका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ जो हुई थी। और ये क्या थी? ये थी PEM। दीदी इतनी देर से बोल रहे हो PM, थोड़ा बता दो ना क्या होता है PM। बताते हैं, थोड़ा सब्र रखो। देखिए, जो हमारा PEM होता है उसकी डेफिनेशन होती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जैसा कि पढ़ने से पता चल रहा है यार, डेफिशिएंसी मतलब प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई है। यहाँ याद रखना, प्रोटीन तो प्रोटीन ही है, बट जो एनर्जी है उसके लिए हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ है चैप्टर के अंदर कैलोरीज। मतलब ये जो एनर्जी है इसका यहाँ मतलब है कैलोरीज। तो PEM की बात करें तो PEM बेंगलोर, बांग्लादेश और इथोपिया में हुआ था। यहाँ बांग्लादेश में कब था? लाइपेरिथिक वॉर के अंदर था। और ये इथोपिया में कब था? जब सेवरल डेथ हो गए थे 18th सेंचुरी के मिड में जब था ये। आगे बात करने वाले हैं हम इसी के अंदर कुछ 2 केस के बारे में जो कि चाइल्ड्स के ऊपर हुई थी।
बात करें आगे तो PEM जो होता है वो 2 में होता है, मतलब इन्फेंट्स के अंदर और हमारे चिल्ड्रंस के अंदर। इसमें से जो पहली बीमारी है उसका नाम है क्वेशियोर्कर और जो दूसरी है उसका नाम है मुरस्मस। तो इन दोनों के बारे में है अब हम जो थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आगे अगर हम बात करें इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्वेशियोर्कर और इसके बारे में। क्वेशियोर्कर की बात करें तो इसके अंदर हम डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन को पढ़ते हैं और इसके अंदर जो कैलोरीज होती है मतलब एनर्जी वो नॉर्मल होती है, लेकिन इसके अंदर दोनों की दोनों जो चीज़ होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ये जो होता है जो 1 साल से ज़्यादा वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है, और ये इन्फेंट्स के अंदर होता है। इन्फेंट्स मतलब जो 1 साल से कम के बच्चे हैं, तो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना वो। इसके अंदर जो हमारी जो बॉडी है वो थोड़ी स्वेलिंग करने लग जाती है, मतलब थोड़ा फैट बाहर निकलने लग जाता है, बट होती है कमज़ोरी है, ठीक है। और इसके अंदर जब होता है जब जो अर्ली एज है उसके अंदर हमारे पास प्रेगनेंसी हो जाती है मदर के अंदर, जब इसके अंदर बच्चे को जो स्किन होती है उसकी ड्राई हो जाती है और रिंकल आ जाती है स्किन में और थिक भी हो जाती है, थिन भी हो जाती है थोड़ी सी। इसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो स्वेलिंग करने लग जाते हैं और मेंटल डेवलपमेंट भी हो जाती है इस कोशिका के अंदर। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है, हम आगे बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में।